बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब। मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। इमदादी कारकुनों पर हमले के बाद इसराइल की हर तरफ मजम्मत। IDF ने माफी मांगी, नेतन्याहू ने गलती करार दिया। बाइडेन ने कहा दिल टूट गया। ऋषि सुनक ने की नेतन्याहू से बातचीत, इमदादी कारकुनों की हलाकत को अफसोसनाक बताया। पोलैंड ने कहा फलस्तीनियों को अपनी रियासत का हक हासिल है। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ जज्बात बढ़े। एहतजाजियों ने रिहाइश गाह के अंदर घुसने की कोशिश की, पुलिस के साथ झड़पें। गाजा में हमले जारी, 59 फलस्तीनी जाम बहक। कार की टक्कर से 4 इसराइली जख्मी। सिक्योरिटी काउंसिल में ईरानी काउंसलेट पर हमले की मजम्मत। वाशिंगटन ने कहा ईरान अमरीकियों को निशाना न बनाए। ताइवान में 25 साल का ताकतवर ज़लज़ला, सैकड़ों हलाक और जख्मी, 100 के करीब सुरंगों में फंस गए। राजीव गांधी कत्ल केस के 3 कसूरवारों को श्रीलंका वापस भेज दिया गया। वायनाड हलके से राहुल गांधी का नॉमिनेशन दाखिल। ओलंपियन बॉक्सर विजेंदर सिंह BJP में शामिल। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। गाजा में गैर मुल्की इमदादी कारकुनों पर हमले के बाद इसराइल पर तनकीदें और बढ़ गई हैं और उसकी तन्हाई में इजाफा हुआ है। हमलों की आलमी सतह पर मजम्मत के दरमियान इसराइली फ़ौज ने इस वाक़े के लिए माफ़ी मांगी, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गलती से ये वाक़या पेश आया है। जो इमदादी कारकुन मारे गए, उनके मुल्क अब इसराइल पर और दबाव डाल रहे हैं और गाजा की हलाकतों पर जवाब मांग रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमने पिछले दिन एक अफसोसनाक केस देखा, जिसमें हमारी फ़ौज ने अनजाने में गाजा पट्टी में बेकसूर लोगों को निशाना बनाया। जंग में ऐसा होता है, हम आखिर तक तहक़ीक़ात करेंगे। जो लोग मारे गए हैं वो अमेरिका से काम करने वाली एक NGO वर्ल्ड सेंट्रल किचन से ताल्लुक़ रखते थे। ये तंजीम गाज़ा के लोगों को खाना खिलाने का काम कर रही थी। इस तंजीम ने साइप्रस से एक इमदादी जहाज़ गाज़ा लाने में कामयाबी हासिल की थी। इस टारगेटेड हमले के बाद वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने जो फ़िलहाल गाज़ा में अपने ऑपरेशंस जारी थे उन्हें रोक दिए हैं। जो लोग मारे गए हैं उनका ताल्लुक़ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, बरतानिया और फ़लस्तीन से था। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान डैनियल हगारी ने इस हमले के लिए आलमी तंजीम से माफ़ी मांगी। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियां खबरदार कर रही हैं कि गाज़ा कहत की दहलीज पर है और ये इंसान का पैदा किया हुआ कहत है। यूनाइटेड नेशंस के एक नुमाइंदे ने कहा है कि इसराइल ने जानबूझकर वर्ल्ड सेंट्रल किचन के इमदादी कारकुनों को निशाना बनाया। इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस की नुमाइंदा फ्रांसिस्का एल्बनीज़ ने सोशल मीडिया पर यह बात कही। ये वाक़या गाज़ा की दीर अल बला में पेश आया था, जिसमें वर्ल्ड सेंट्रल किचन के 7 मुलाज़मीन हलाक हुए थे।
فرانسسکا نے کہا کہ اس بات کو جانتے ہوئے کہ اسرائیل کس طرح کام کرتا ہے، میرا اندازہ ہے کہ اسرائیلی فوج نے جان بوجھ کر ورلڈ سینٹرل کچن کے کارکنوں کو نشانہ بنایا تاکہ وہ باہر نکل جائیں اور غازہ کے لوگ خاموشی سے بھوک سے مرتے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل یہ بات جانتا ہے کہ مغربی ملک اور بعض عرب ملک فلسطینیوں کے لیے ایک انگلی تک نہیں اٹھائیں گے۔ یونائیٹڈ نیشنز کی نمائندہ نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ اسی دن سیریا میں ایک غیر ملکی سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل ہر حد پار کر رہا ہے اور اسے کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، فوری پابندیاں لگانی چاہیے، فوری سرزنش کرنی چاہیے۔ اسرائیلی حملے میں ہلاک 6 غیر ملکی امدادی کارکنوں کی لاشیں ان کے ملک بھیجی جا رہی ہیں۔ ان لاشوں کو ایجپٹ لے جایا گیا جہاں سے ان کے ملک واپس بھیجی جا رہی ہیں۔ متعلقہ ملکوں نے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے مرنے والوں کو ہیروز قرار دیا۔ پوپ فرانسس نے غازہ میں امدادی کارکنوں پر حملے کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے ان والنٹیئرز کی ہلاکت پر بہت افسوس ہے جو غازہ میں انسانی مدد کی تقسیم کا کام کر رہے تھے۔ میں ان کے لیے اور ان کے خاندانوں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ انہوں نے فوری سیز فائر پر زور دیا اور حماس سے بھی کہا کہ وہ تمام ہوسٹیجز کو رہا کر دے۔ امدادی کارکنوں کی ہلاکت کے بعد برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ امدادی کارکنوں کی ہلاکت انتہائی افسوسناک ہے۔ مرنے والوں میں 3 برٹش شہری شامل ہیں۔ حکومت کے ایک ترجمان نے بتایا کہ رشی سونک نے نیتنیاہو سے کہا کہ غزہ میں بہت زیادہ امدادی کارکنوں اور بے قصور سویلینز کی جانیں جا رہی ہیں۔ صورتحال ناقابل برداشت ہوتی جا رہی ہے۔ رشی سونک نے اسرائیل کے اس مقصد کی تائید کی کہ حماس کو شکست دینی چاہیے، لیکن انہوں نے کہا کہ غزہ میں انسانی تباہی پھیلا کر یہ مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ پولینڈ نے کہا کہ فلسطینیوں کو اپنی ریاست رکھنے کا حق حاصل ہے اور اسرائیل کو اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پولینڈ کی وزارت خارجہ نے امدادی کارکنوں کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک نے امدادی قافلے پر حملے کی مذمت کی۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ حماس حملے کے بعد پولینڈ کے زیادہ تر لوگوں نے اسرائیل سے یکجہتی کا اظہار کیا تھا، لیکن اب یہ تائید ایک آزمائش سے دوچار ہے۔ والنٹیئرز پر حملہ افسوسناک ہے اور یہ حملہ غصہ پیدا کرنے والا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے امدادی کارکنوں کی ہلاکت پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حملے سے ان کا دل ٹوٹ گیا ہے۔ بائیڈن کی طرف سے اس حملے کی مذمت نیتنیاہو حکومت کے ساتھ بڑھتے ہوئے اختلافات کی ایک جھلک ہے۔ ورلڈ سینٹرل کچن کے بانی اور سیلیبریٹی شیف جوز اینڈرس نے امدادی کارکنوں پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو فوری سویلین ہلاکتیں روکنی چاہیے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ ہمارے قافلے پر ہوائی حملے کوئی غلطی نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر کیا گیا حملہ ہے۔ یہ انسانی مدد کو ضرورت مندوں تک پہنچنے سے روکنے کی نیتنیاہو حکومت کی پالیسی کا نتیجہ ہے۔ اسرائیل میں اس بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ امدادی قافلے پر حملے کا حکم کس نے دیا ہے۔ UN جنرل اسمبلی کے صدر بینی فرانسس نے امدادی کارکنوں کی ہلاکتوں پر غصے کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ خطرناک حالات میں ضرورت مندوں کی مدد کے لیے گئے تھے۔ ہمارے پاس مذمت کے لیے اور افسوس کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز کی ریفیوجی ایجنسی نے کہا کہ اسرائیل نارتھ غزہ میں انسانی مدد پہنچانے سے روک رہا ہے۔ غازہ میں فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ اسرائیل کے حملے جاری ہیں، حالانکہ UN سیکیورٹی کونسل میں غازہ جنگ بندی قرارداد منظور کی گئی ہے۔ کل رات اسرائیل نے غازہ کے الگ الگ مقامات پر حملے کیے جن میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ وفا نیوز ایجنسی نے یہ بات بتائی۔ خان یونس میں گھروں پر شیلنگ کی گئی جس سے 5 لوگ ہلاک ہوئے اور 10 زخمی ہوئے۔ دیر البلح میں ایسے ہی ایک واقعے میں 3 لوگ جاں بحق ہوئے۔ شیخ ایجلن، زیتون اور تل الہوا علاقوں میں جو غازہ سٹی کے محلے ہیں، شیلنگ میں کئی لوگ زخمی ہوئے۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 59 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 83 زخمی ہوئے۔ اب تک غازہ میں مرنے والوں کی جملہ تعداد 32,975 ہو گئی ہے۔ اب تک 77,500 لوگ غازہ میں زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے خلاف جہاں عالمی سطح پر جذبات بڑھتے جا رہے ہیں، وہیں اسرائیل کے اندر بھی حکومت کے خلاف غصہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے کئی شہروں میں وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو کے خلاف مظاہرے ہوئے اور بعض جگہ احتجاجیوں اور پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئی۔
सिक्योरिटी इदारे ने खबरदार किया कि यरूशलेम में पुरतशद्दुद झड़पों के नतीजे में सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। ऐसी झड़पें ख़तरनाक मकामात तक फैल सकती हैं। इसराइली पार्लियामेंट के बाहर मुजाहरा किया गया, जिसके बाद ये लोग नारे लगाने लगे कि नेतन्याहू इस्तीफ़ा दें, नए इलेक्शंस कराए जाएं, फौरी जंग बंदी की जाए और होस्टेजेस को छुड़ाया जाए। शिन बेत इदारे के चीफ रॉनेन बार ने एहतजाजियों को वार्निंग दी कि उनकी हरकतें ख़तरनाक मोड़ ले सकती हैं। एक दिन पहले एहतजाजियों के एक ग्रुप ने नेतन्याहू की रिहाइश गाह में घुसने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जायज़ एहतजाज और गैर कानूनी और पुरतशद्दुद एहतजाज में फ़र्क होता है। जुमेरात को इसराइली पार्लियामेंट केनेसेट से एहतजाज शुरू हुआ। एहतजाजी यरूशलेम के पौश इलाके बहाविया में नेतन्याहू की रिहाइश गाह पहुँचे और घर के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। मंगल को मुसलसल चौथे दिन मुजाहरे हुए। चारशंबे को भी मुजाहरे हुए। ऐसा इम्कान है कि ये मुजाहरे आगे भी जारी रहेंगे। इसराइली पुलिस ने यरूशलेम के अलावा तेल अवीव में भी एहतजाजियों को रोकने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। इसराइली पार्लियामेंट के स्पीकर आमिर चाना ने पार्लियामेंट में कहा कि पुलिस को ऐसे खतरों को रोकने के लिए फौरी कदम उठाने चाहिए। इसराइल के वज़ीर दिफ़ा योब गैलेंट ने, जिनके गाज़ा जंग के बारे में नेतन्याहू के साथ इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं, कहा कि वो वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की मज़म्मत करते हैं। एहतजाजियों के मुतालबात को बाज़ अपोजिशन लीडर्स, ख़ासतौर पर लेबर पार्टी के अरकान की तायद मिल रही है। नेशनल सिक्योरिटी के वज़ीर इतमार बेन गुवेर ने सिक्योरिटी इदारे शिन बेत के चीफ पर इल्ज़ाम लगाया कि वो वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वज़ीर फाइनेंस बेज़लेल स्मोट्रिच ने, जो नेतन्याहू के इत्तेहादी हैं, एहतजाजियों पर तनकीद करते हुए कहा कि ये अनारकी पसंद लोग हैं। वॉर कैबिनेट के रुकन बेनी गेंट्स ने एहतजाजियों पर तनकीद की और कहा कि हम इस बात को कबूल नहीं कर सकते कि लोग पुलिस की हिदायतों को नज़रअंदाज करें। उन्होंने कहा कि एहतजाज जायज़ है, दर्द को समझा जा सकता है, लेकिन कानून और उसूलों का एहतराम करना चाहिए। तो अमेरिका ने ईरान को खबरदार किया कि वो सीरिया में ईरानी कौंसलेट पर हमले पर अमरीकियों को निशाना न बनाए। अमरीकी सफ़ीर रॉबर्ट वुड ने सिक्योरिटी काउंसिल में कहा कि अमरीका इस हमले में शामिल नहीं है और ना ही पहले से उसे इस हमले की कोई जानकारी थी। रशिया की दरख्वास्त पर सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग हुई, जिसमें दमिश्क में इसराइल के हमले से पहले सूरत हाल पर गौर किया गया। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि ईरान एहतियात से काम लेता रहा है, लेकिन उसके सब्र की एक हद है। ईरानी नुमाइंदा ने कहा कि इसराइल को इस हमले के नतीजों की मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करनी होगी और ईरान ऐसे हमलों का जवाब देने का हक रखता है। ईरानी सफ़ीर ज़हरा इरशादी ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल को चाहिए कि वो इस हमले की मजम्मत करे। इस हमले में 8 लोग हलाक हुए थे, जिनमें रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कुद्स फोर्स के 2 जनरल्स भी शामिल हैं। कई मुल्कों ने दमिश्क में ईरानी कौंसलेट पर हमले की मजम्मत की, जिनमें रशिया और चाइना भी शामिल है। रशिया के नुमाइंदे वेज़ली नेबेंजिया ने कहा कि ईरानी कौंसलेट पर इसराइली हमला मजम्मत के लायक है और ये सीरिया की ज़मीन और दूसरे मुल्कों पर हमले करने के इसराइली रुझान को ज़ाहिर करता है। उन्होंने कहा कि इसराइल की ऐसी कार्रवाइयों से लड़ाई और फैलेगी। चाइना के नुमाइंदे ने हमले की मजम्मत की और कहा कि सिफारती इदारों का तक़द्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में स्लोवाकिया के रुकन ने कहा कि सिफारती मिशन पर हमले नाकाबिल कबूल हैं और उनका बचाव नहीं किया जा सकता। ईरानी पार्लियामेंट ने कहा है कि उसके कौंसल खाने पर हमले से पता चलता है कि इसराइल गाज़ा जंग के चक्कर में फंस चुका है और अब वो जंग को फैलाना चाहता है। इसराइल के एक टाउन में कार से टक्कर के वाक़े में 4 पुलिस अहदेदार ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या नतानिया के करीब पेश आया। 2 ज़ख्मियों की हालत नाजुक बताई गई। हमला आवर फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इस तरह के वाक़यात में हालिया अरसे में इजाफा हुआ है। ताइवान में 25 साल का सबसे ताकतवर ज़लज़ला आया है। ज़लज़ले की शिद्दत 7.4 नापी गई। ज़लज़ले में सैकड़ों लोग हलाक और ज़ख्मी होने का अंदेशा है। शुरुआती खबरों में कहा गया कि कम से कम 9 लोग हलाक हुए और 700 ज़ख्मी हुए। मरने वालों की तादाद और बढ़ सकती है। बताया गया कि कई लोग सुरंगों में फंसे हुए हैं। नुकसानात का अंदाज़ा फौरी तौर पर नहीं हो सकता। कम से कम 100 लोग सुरंगों में फंसे हुए हैं। मरने वालों में 3 टूरिस्ट भी शामिल हैं जो पहाड़ पर चढ़ने के लिए गए थे। ज़लज़ले का मरकज़ ताइवान के शहर हवालिन के करीब पाया गया। ये दारुल हुकूमत ताइपी के करीब है। ताइपी में भी झटके महसूस किए गए। कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें देखा जा सकता है कि इमारतें हिल रही हैं। पड़ोसी मुल्कों ने फौरी सुनामी वार्निंग जारी की, लेकिन ज़्यादातर मुल्कों में बाद में सुनामी वार्निंग वापस ले ली गई है।
राजीव गांधी कत्ल केस के 3 कसूरवार श्रीलंकन शहरियों को उनके मुल्क वापस भेज दिया गया है। उन्हें तमिलनाडु के तिरुचि की एक खुसूसी जेल के कैंप में रखा गया था। उनमें मुरुगन, रॉबर्ट पायाज और जया कुमार शामिल है। मरकजी वजारत दाखिला ने उन्हें श्रीलंका भेजने की इजाज़त दे दी। श्रीलंकन ओहदेदारों ने भी उन्हें सफ़र की दस्तावेज़ात पहुँचाई। ये तीनों जो है उन 4 लंकन शहरियों में शामिल थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर रिहाई के बाद 12 नवंबर 2022 से तिरुचि सेंट्रल जेल के करीब एक कैंप में रखा गया था। चौथा कसूरवार संतन था जिसकी 21 फरवरी को गुर्दे खराब होने की वजह से मौत हुई। राजीव गांधी को 1991 में इलेक्शन कमीशन की मुहिम के दौरान LTTE ने तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में एक बम धमाके में हलाक किया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की तरफ से गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की दरखास्त रद्द कर दी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि उसके पास व्हाट्सएप चैट्स और हवाला ऑपरेशंस के स्टेटमेंट्स की शक्ल में सबूत मौजूद हैं। केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी के बारे में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने केरला के हल्के वायनाड से नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल किए। इस मौके पर उन्होंने एक रोड शो किया। राहुल गांधी ने 2019 में वायनाड से 4 लाख वोटों के फर्क से कामयाबी हासिल की थी। कांग्रेस लीडर के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी, AICC जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल, दीपा दास मुंशी और दूसरे भी थे। लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस को उस वक्त एक और धक्का लगा जब बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। ओलंपियन विजेंद्र सिंह 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने साउथ दिल्ली हल्के से मुकाबला किया था और बीजेपी के रमेश भिदोरिया के खिलाफ उन्हें शिकस्त हुई थी। सोर्सेस का कहना है कि कांग्रेस 38 साल बॉक्सर को मथुरा में बीजेपी रुकन पार्लियामेंट हेमा मालिनी के खिलाफ मैदान में उतारने वाली थी। इंडिया में UPI लेन देन बढ़ता जा रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 6 महीने में UPI के इस्तेमाल में 56% का इजाफा हुआ है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वर्ल्ड लाइन इंडिया रमेश ट्रॉक्सन ने कहा कि साल 2023 पेमेंट इकोसिस्टम के हवाले से एक संग मील साबित हुआ है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइन दुनिया से एक बार घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। इमदादी कारकुनों पर हमले के बाद इसराइल की हर तरफ मजम्मत। IDF ने माफी मांगी, नेतन्याहू ने गलती करार दिया। बाइडेन ने कहा दिल टूट गया। ऋषि सुनक ने की नेतन्याहू से बातचीत। इमदादी कारकुनों की हलाकत को अफसोसनाक बताया। पोलैंड ने कहा फलस्तीनियों को अपनी रियासत का हक हासिल है। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ जज्बात बढ़े। एहतजाजियों ने रिहाइशगाह के अंदर घुसने की कोशिश की, पुलिस के साथ झड़पें। गाजा में हमले जारी, 59 फलस्तीनी जाम बहक। कार की टक्कर से 4 इसराइली जख्मी। सिक्योरिटी काउंसिल में ईरानी काउंसलेट पर हमले की मजम्मत। वाशिंगटन ने कहा ईरान अमरीकियों को निशाना न बनाए। ताइवान में 25 साल का ताकतवर जलजला, सैकड़ों हलाक और जख्मी, 100 के करीब सुरंगों में फंस गए।
राजीव गांधी कत्ल केस के 3 कसूरवारों को श्रीलंका वापस भेज दिया गया। वायनाड हलके से राहुल गांधी का नॉमिनेशन दाखिल, ओलंपियन बॉक्सर विजेंदर सिंह बीजेपी में शामिल। ये थी आज की खबरें। फजूल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहतर ख्याल रखें।